जैसे ही एड्रियन और फेलिक्स राजधानी वाले आर्डेंट मिशन के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, वहां एक अधेड़ उम्र की महिला उनका स्वागत करती दिखाई दी। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में ऐसी गरिमा थी जो साफ बताती थी कि वह इस घर की साधारण नौकरानी नहीं है। उसने एड्रियन को देखते ही कहा, तुम ही युवा मालकिन के नए बटलर होगे। एड्रियन ने उसे तुरंत पहचान लिया। मनहवा के अनुसार यही इस मैंशन की हेड मेड थी और असल मायनों में रेनेल की केयरटेकर भी। उत्तरी एस्टेट जितना भव्य यह मैंशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी कीमत इतनी रही होगी कि अधिकांश नोबल्स उसका खर्च सोच भी न सकें। उसकी डिजाइन लैंग्वेज और कलर स्कीम उत्तर वाले मुख्य एस्टेट जैसी ही थी, इसलिए एड्रियन ने आर्किटेक्चर को देखने में समय बर्बाद नहीं किया। वह बस दरवाजे तक पहुंचा और हल्का झुककर बोला, जी मेरा नाम एड्रियन है। महिला मुस्कुराई। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं बच्चा। सेबेस्टियन ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। मुझे मार्गरेट कह सकते हो। मैं इस मैंशन की हेड मेड हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई, मार्गरेट, एड्रियन ने कहा। मार्गरेट की आंखों में हल्की सी अप्रूवल चमकी। कम से कम उसने उसे मिस या कोई ऐसा संबोधन नहीं दिया था जो उसकी उम्र पर जोर डालता। फिर उसकी नजर फीलिक्स पर गई, जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी यहीं बेहोश हो जाएगा। हमारे एस्कोर्ट के बारे में मैं यही नहीं कह सकती, उसने हल्की चिंता के साथ कहा। फीलिक्स ने सिर उठाकर उसे देखा और उसी क्षण तय कर लिया कि यह महिला इस पूरी यात्रा में पहली सेंसिबल इंसान है। मार्गरेट ने धीरे से आह भरी और एक ओर हट गई। अंदर आइए दोनों। आपने लंबा सफर तय किया है। उनके पीछे मैंशन के बड़े दरवाजे खुल गए। अंदर का दृश्य बाहरी हिस्से की तरह ही सलीकेदार था। मार्बल फ्लोर्स क्रिस्टल शैंडलियर्स की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वार्म टोन्ड कारपेट्स कॉरिडोर्स को एलिगेंस दे रहे थे और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स नोबल रिफाइनमेंट की गवाही दे रही थीं। लेकिन जैसे ही एड्रियन अंदर आया, कई सर्वेंट्स की नजरें उस पर टिक गईं। खबर फैल चुकी थी, उत्तर से एक नया बटलर आ रहा है, और वह कोई साधारण बटलर नहीं, बल्कि ड्यूक द्वारा लेडी रिनेल के लिए चुना गया पर्सनल बटलर है। मार्गरेट उन्हें भीतर ले जाती हुई बोली, आज रात यंग मिस्ट्रेस रॉयल बॉल में जाएंगी, इसलिए पूरे मैंशन में काफी तैयारी चल रही है। एड्रियन ने बस छोटा सा सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद वे एक कमरे के सामने रुके। यह कमरा तुम्हारा होगा, मार्गरेट ने कहा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो सर्वेंट क्वार्टर्स इसी हॉलवे में नीचे की तरफ हैं। तुम्हारी ऑफिशियल यूनिफॉर्म भी जल्द ही भेज दी जाएगी। फिर उसकी नजर एड्रियन के हाथ में पकड़े छोटे सफेद रिबन वाले बॉक्स पर गई। तुम यह बॉक्स आए तभी से पकड़े हुए हो। क्या चाहोगे कि किचन इसे तुम्हारे लिए रख दे? एड्रियन ने नीचे बॉक्स की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, नहीं। मार्गरेट ने भौं हल्की उठाई। गिफ्ट है। कुछ पल उसे बॉक्स को देखते रहने के बाद उसने उत्तर दिया, यह कुछ मीठा है। मार्गरेट हल्के से हंसी। तो शायद तुम इसे बॉल के बाद देना चाहोगे। यंग मिस्ट्रेस अभी अपने फियांसे के पास हैं और बॉल खत्म होने के बाद ही लौटेंगी। तब प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एड्रियन ने बस कहा, ठीक है। मार्गरेट और फीलिक्स के हटते ही उसने डोर खोला और कमरे में चला गया। कमरा ट्रेनिंग फैसिलिटी वाले कमरे से कहीं बेहतर था, भले ही उसे लक्जरी स्वीट नहीं कहा जा सकता था। एड्रियन ने बॉक्स मेज पर रखा, शर्ट उतारी और बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया। तब उसने उस चीज पर ध्यान दिया जो नॉर्थ से लौटते समय से उसे परेशान कर रही थी, उसकी मना। शुरू में उसने सोचा था कि यह लगातार यात्रा, कॉम्बैट रेडीनेस और कम आराम का असर होगा।
लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो चुका था। उसकी मना भरी भी भारी और दबावयुक्त महसूस हो रही थी। और अगर उसका मानहवा नॉलेज सही था तो इसका मतलब था ब्रेक थ्रू निकट है। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया, अपनी मना को भीतर से महसूस करने की कोशिश करते हुए। कुछ ही मिनटों में वह ट्रांस जैसी स्थिति में पहुंच गया। तभी उसकी शैडो फैल गई और उसी से नॉक्टिस बाहर निकल आई। सिल्वर आइज वाली काली बिल्ली ने एड्रियन को देखा, जिसके चारों ओर अब डार्कनेस की ऑरा तैर रही थी। वह सचमुच चौंक गई थी। उसे पता था कि यह लड़का उसकी एबिलिटीज के साथ अत्यधिक कंपैटिबल है, लेकिन इतनी तेज ग्रोथ, यह डराने वाली थी। खासकर तब जब शैडो मना हवा में उतनी अबंडेंट भी नहीं होती। नॉक्टिस ने धीरे से पूछा, आखिर तुम हो क्या, एड्रियन? उसी समय रॉयल पैलेस में गेस्ट्स के लिए बने एक कमरे के भीतर एक युवती आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आइसी ब्लू आइज पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे वह अपने ही चेहरे पर विश्वास न कर पा रही हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपने गालों को छू रही थीं, और कांपती आवाज में उसने खुद से कहा, मैं रिग्रेस कर गई। यही वह क्षण था जब कहानी ने अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी। रॉयल पैलेस पूरे शोर और गतिविधि से भरा हुआ था। आज रात होने वाले रॉयल बॉल की वजह से हर तरफ भागदौड़ थी। मार्बल कॉरिडोर्स में सर्वेंट्स ट्रेस लेकर दौड़ रहे थे। कोई सिल्वरवेयर पॉलिश कर रहा था, कोई कर्टन्स ठीक कर रहा था। रोस्टेड मीट्स, फ्रेश फ्लावर्स और स्वीट पेस्ट्रीज की मिलीजुली खुशबू पूरे पैलेस में तैर रही थी। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोगों के पास गॉसिप करने का समय था। दो मेड्स कॉरिडोर में चलते हुए धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। वह फिर आ गई, एक ने कहा। दूसरी ने उत्तर दिया, उसे कब समझ आएगा कि प्रिंस उसे कभी पसंद नहीं करेगा। उनकी बातचीत जल्द ही लेडी नोएल और लेडी रिनेल की तुलना तक पहुंच गई। एक ने तिरस्कार से कहा कि नोएल कहीं अधिक रिफाइंड है और प्रिंस को एंगेजमेंट तोड़कर सेंटेस से शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी मेड ने उसे सावधान रहने को कहा। अगर हाउस आर्डेंट का कोई सुन ले तो नौकरी से भी ज्यादा खो दोगी। लेकिन पहली मेड रुकी नहीं। पूरे पैलेस को पता है लेडी रिनेल किसी ऐसे आदमी के पीछे भाग रही है जो किसी और को पसंद करता है। यह सचमुच शर्मनाक है। ठीक तभी फुटस्टेप्स की आवाज कॉरिडोर में गूंजी और दोनों मेड्स तुरंत चुप होकर सीधे खड़ी हो गईं। उनके सामने एक नोबल ग्रुप गुजरा और उसके बीचों बीच थी लेडी रिनेल आर्डेंट। उसने चमकता हुआ सिल्वर गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे सफेद बाल और आइसी ब्लू आइज उसे किसी बर्फीली मूर्ति जैसी सुंदरता दे रहे थे। कई नोबल्स ने झुककर उसका अभिवादन किया और उसने पॉलिश्ड नॉड्स से जवाब भी दिया। बाहर से वह हर मायने में परफेक्ट नोबल लेडी लग रही थी। लेकिन उन दोनों मेड्स ने कुछ और नोटिस किया। उसकी नजर पैलेस की सुंदरता पर नहीं, किसी और को खोजने में लगी थी। बार बार उसकी आंखें उस दरवाजे की ओर जा रही थीं जहां से क्राउन प्रिंस आने वाला था। उन मेड्स ने उसके गुजर जाने के बाद फिर फुसफुसाना शुरू किया। देखा, वह अब भी उसके पीछे है। लेकिन ठीक उसी समय एक हैंडमेड तेजी से रिनेल की ओर भागती हुई आई। उसने जाते जाते उन दोनों मेड्स को ऐसी ग्लेयर दी कि दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर बाद उसी हैंडमेड ने रिनेल को गेस्ट चेम्बर्स में वापस ले जाकर रॉयल बॉल के लिए तैयार होने को मनाया। अब दोनों टॉल मिरर के सामने खड़ी थीं। रिनेल ने नया गाउन पहना हुआ था, डीप ब्लू गोल्डन पैटर्न्स के साथ। हैंडमेड उसकी वेस्ट के रिब्बन को ठीक कर रही थी, लेकिन अचानक उसने फ्राउन करते हुए कहा, माय लेडी, मार्गरेट द्वारा भेजा गया हेयरपिन गायब है। रिनेल ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी नजर बस अपने रिफ्लेक्शन पर टिकी रही। सच तो यह था कि उसे इतनी ब्लू पहनना पसंद ही नहीं था, लेकिन ब्लू प्रिंस का पसंदीदा रंग था, इसलिए वह उसके लिए अपना छोटा सा डिसलाइक नजरअंदाज करती थी। हैंडमेड ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर बोली, शायद अटेंडेंस के पास रह गया है। कृपया एक पल यहीं रुकिए माय लेडी। रिनेल ने सिर्फ फेंट नोट किया। हैंडमेड कर्टसी करके चली गई। डोर बंद हुआ और कमरे में खामोशी फैल गई। वह मुझे इस ड्रेस में देखकर क्या सोचेगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने रिफ्लेक्शन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे के करीब पहुंची, उसे चक्कर आया। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और उसे वैनिटी टेबल पकड़नी पड़ी। अगले ही पल एक भयंकर हेडेक ने उसे जकड़ लिया। उसके साथ मेमोरीज की लहर आई, ऐसी यादें जो साफ तौर पर उसी की थीं, लेकिन ऐसे समय की जिसे उसने अभी तक जिया ही नहीं था। दर्द कितनी देर चला, यह उसे ठीक से पता नहीं चला। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, लेकिन जब वह थमा, उसने धीरे धीरे फिर से सिर उठाकर मिरर में खुद को देखा। पहले वाली ऑब्सेसिव नजर अब कंफ्यूजन से भरी थी। उसने अपने गालों को हल्के से पिंच किया। दर्द हुआ, यानी यह सपना नहीं था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मैं रिग्रेस कर गई। फिर उसने अपनी मेमोरी को जोड़ना शुरू किया। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह थी प्रिंस की आंखें, घृणा से भरी हुई और होली लाइट से जगमगाती तलवार जो उसके दिल को भेद रही थी। जिस आदमी से वह कभी प्रेम करती थी, उसी ने अंततः उसका अंत किया था। कितनी विडंबनापूर्ण बात। कुछ क्षण तक वह चुप रही। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आई, ऐसी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो बात ऐसी है, उसने धीरे से कहा। तो फिर यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वे उसका मूल्य चुकाए। उस क्षण रिनेल आर्डेंट अब वही लड़की नहीं रही थी जो बस प्रिंस का अटेंशन चाहती थी। कहानी की दिशा बदल चुकी थी। उधर एड्रियन की ब्रेक थ्रू ट्रायल शुरू हो चुकी थी। उसने आंखें खोली तो पाया कि उसके आसपास की दुनिया गायब हो चुकी है। हर दिशा में बस डार्कनेस थी। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि अपने हाथ भी नहीं, जबकि वह उन्हें अपने चेहरे के बिल्कुल पास ला चुका था। उसने आह भरते हुए खड़ा होकर कहा, तो यही होता है ब्रेक थ्रू। मनहवा के प्रोटैगनिस्ट्स और उनके दोस्तों ने भी ऐसे ट्रायल्स झेले थे, लेकिन उनके ट्रायल्स में शुरुआत में ही लक्ष्य साफ बता दिया जाता था। यहां तो बस उसे अंधे शून्य में फेंक दिया गया था। फिर भी उसने सोचा कि शायद अगर वह कुछ देर इंतजार करे तो ट्रायल का पैटर्न समझ में आ जाएगा। लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उसके इंस्टिंक्ट्स चीख उठे, पीछे हटो। दिमाग कुछ समझता उससे पहले उसका शरीर खुद ही उछलकर पीछे हट गया। अगले ही क्षण कोई हमला ठीक वहां से गुजरा जहां उसका सिर था। यह क्या था? उसने डिफेंसिव स्टांस लेते हुए पूछा। समस्या यह थी कि वह इफेक्टिवली ब्लाइंड था। फिर भी उसने खुद को समझाया कि इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके वह इसे संभाल लेगा। और फिर बैंग, वह पूरी तरह डार्कनेस से बने फ्लोर पर जा गिरा। इम्पैक्ट ने उसकी हड्डियों तक को हिला दिया। जमीन पर लुढ़कते हुए उसने फिर से साइड में रोल किया और ठीक उसी पल कोई और हमला वहां आ गिरा जहां वह पड़ा था। शॉकवेव उसके पास से वायलेंट गास्ट की तरह गुजरी। उसने खुद को उठाया, सांस संभाली और धीरे से जीभ चटखाई। इतना इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा भी बेकार निकला। पहली बार शरीर ने साफ वार्निंग पकड़ी थी, लेकिन दूसरी बार उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। अगर यह चलता रहा
तो जल्दी ही कोई वार सीधे लगेगा और वह अच्छा नहीं होगा। उसने धीरे से आंखें बंद कीं। अगर विजन बेकार है तो उस पर निर्भर रहने का कोई अर्थ नहीं। उसने अपना पूरा ध्यान इंस्टिंक्ट्स पर केंद्रित कर दिया। तभी उसे पीछे से तेजी से कुछ आता महसूस हुआ। आदतवश उसकी आंखें खुल गईं और वही उसकी गलती थी। सौभाग्य से उसने समय रहते हाथ उठाकर अटैक ब्लॉक कर लिया, लेकिन इम्पैक्ट उसे कई कदम तक घसीटता हुआ ले गया। उसने खून जैसा कुछ अपने होठों के पास महसूस किया, लेकिन उसे पोंछकर बस कहा, ठीक है। अगर मैं खुद यह ट्रायल डिजाइन करता तो इतनी अनफेयर चीज बिना वजह नहीं रखता। उसने फिर आंखें बंद कीं। इस बार उसने तय किया कि उन्हें नहीं खोलेगा। धीरे धीरे डार्कनेस के भीतर कुछ आकार उभरने लगे। बैकग्राउंड अब भी साफ नहीं था, लेकिन कम से कम उसे अपना सिलुएट महसूस होने लगा। और फिर दूसरा भी। तुम यही हो, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह शैडो क्रीचर थोड़ा स्पष्ट हुआ, एक नई स्किल की जानकारी उसके भीतर उतर आई, शैडो सेंस। अब उसे समझ में आया कि ट्रायल का पॉइंट क्या था। उसे एक बीस्ट से लड़ना था, भारी डिसएडवांटेज में, लेकिन जैसे जैसे वह टिकता जाता, शैडोज उसे नए टूल्स देती जाती। अब जब बीस्ट फिर उसकी ओर झपटी, एड्रियन उसकी पोजीशन साफ ट्रैक कर पा रहा था। उसने एकदम सही समय पर साइड स्टेप किया, फिर पलटकर उसकी बॉडी पर घूंसा मारा। बीस्ट लुढ़कती हुई दूर गई, ग्राउल की और फिर डार्कनेस में रिट्रीट करने लगी। एड्रियन ने पहले इंस्टिंक्टिवली उसका पीछा करना चाहा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसने महसूस किया कि वह क्रीचर जितनी दूर भाग रही है, वह उसकी पोजीशन अब भी महसूस कर पा रहा है। उसी क्षण दूसरी स्किल उसके भीतर खुली, शैडो ट्रैक। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। अरे, मॉन्स्टर तो तुम्हें होना था। फिर भाग तुम क्यों रहे हो? बीस्ट की ओर से एक दयनीय विम्पर सुनाई दी। चाहे वह जितनी दूर भागती, एड्रियन उसके पीछे उसी स्टेडी पेस से बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब भी वह उनसे देख नहीं रहा था। शैडो सेंस अब सक्रिय थी और डार्कनेस के बीच उसकी आंखों से हल्की धूसर चमक निकल रही थी, जो बीस्ट के लिए उसे और भी डरावना बना रही थी। आखिरकार बीस्ट कॉर्नर्ड हो गई। एड्रियन कुछ दूरी पर रुककर बोला, तो बस डार्कनेस में छिपकर हमला करना ही तुम्हारी पूरी योजना थी। और अब जब वह एडवांटेज खो गया तो भागने लगे? बीस्ट गुर्राई, लेकिन एड्रियन की आवाज में बढ़ती हुई निराशा थी। क्या रैंक ब्रेक थ्रू बस इतना ही चैलेंज देता है? निराशाजनक शायद वह सही शब्द नहीं थे। अगले ही क्षण शैडो वुल्फ का शरीर डिस्टोर्ट होने लगा। वह बड़ी हुई, फिर 2 में बंटी, फिर 3, फिर 4। हर वुल्फ पहली जैसी थी और वे पहले से कहीं अधिक खतरनाक लग रही थीं। एड्रियन कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। ठीक है, यह डेफिनेटली सही शब्द नहीं थे। एक वुल्फ तुरंत उस पर झपटी। एड्रियन बच निकला, लेकिन पीछे से आए क्लॉस ने उसके दोनों हाथों पर जोरदार वार किया। फिर बाकी वुल्व्स ने भी उसे घेर लिया। उसने डक किया, पाइवोट किया, किक मारी, अटैक्स को नैरोली डॉज किया। लेकिन उसकी समझ में एक अजीब बात आई। 4 वुल्व्स थीं, फिर भी प्रेशर 4 गुना नहीं बढ़ा था, बल्कि लगभग उतना ही था जितना पहले। तभी उसे समझ आया, बीस्ट अपनी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी, उसे स्प्लिट कर रही थी। हर क्लोन मूल ताकत का सिर्फ एक हिस्सा था। अगर तुम शैडोज का इस्तेमाल करके खुद को बांट सकते हो, एड्रियन ने सोचा, तो मैं क्यों नहीं? उसके पीछे झपटती एक वुल्फ को अचानक किसी चीज ने साइड में दे मारा।
एड्रियन ने पलटकर देखा, उसके पीछे शैडोज से बना उसका अपना डुप्लीकेट खड़ा था। शैडो क्लोन। यही उस बीस्ट की टेक्निक थी, और अब एड्रियन उसे समझ चुका था। अंतर सिर्फ इतना था कि बीस्ट वास्तव में शैडोज से बनी थी, इसलिए वह खुद को बांट रही थी और कमजोर हो रही थी। एड्रियन के साथ ऐसा नहीं था। उसे बस मना की चिंता करनी थी। और अगर कोई एक चीज उसके पास बेहिसाब थी, तो वह मना थी। उसने क्लोन्स की ओर देखकर मुस्कुराया। अब शायद बैलेंस हो गया, है ना? कई घंटों बाद एड्रियन ने अपनी आंखें खोली। बाहर की सनलाइट अब खिड़की से नहीं आ रही थी। कमरे में रात उतर चुकी थी। ब्रेक थ्रू आखिरकार पूरा हो चुका था। वह अब आधिकारिक रूप से सी रैंक था। नॉक्टिस, जो बेड पर लेटी हुई थी, बोली, तुम सच में मेरी अपेक्षा से कहीं बड़े मॉन्स्टर निकले। एड्रियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी हथेली को मोड़कर देखा, उस पावर को महसूस किया जो अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और विशाल थी। ब्लोटेड फीलिंग जा चुकी थी। उसकी मना स्टेबल हो चुकी थी। कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। और उसके साथ नए स्किल्स ने उसे एक सामान्य सी रैंक से कहीं अधिक खतरनाक बना दिया था। फिर वह उठकर बाथरूम की ओर चला। ब्रेक थ्रू महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज रात उससे भी ज्यादा जरूरी एक और बात थी, रॉयल बॉल। बॉलरूम बिल्कुल वैसा ही भव्य था जैसा मानहवा में बताया गया था। गोल्डन लाइट बिखेरते शैंडलियर्स, धीमी संगीत, ग्रुप्स में खड़े नोबल्स, सर्वेंट्स की चहल पहल। लेकिन एड्रियन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पिलर के पास खड़ा होकर बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, अपनी लेडी रिनेल। उसने सोचा कि क्या उसे होने वाली इवेंट में हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर खुद ही तय किया, अभी नहीं। उसे बस इतना करना है कि बात हाथ से बाहर जाने से पहले वह बीच में आए। हेरल्ड की आवाज गूंजी। पहले क्राउन प्रिंस लूसियन आया, फिर सेंटेस नोएल। एड्रियन ने दोनों को देखा, पहचाना, और भीतर उमड़ती हुई हिंसक इच्छा को दबा दिया। वह जानता था कि अभी इन्हें मारना प्लॉट को बेकाबू कैलामिटी में बदल सकता है। इसलिए उसने खुद को रोक लिया। फिर हेरल्ड ने आखिरी नाम पुकारा, हाउस आर्डेंट की युवा मालकिन, लेडी रिनेल, और उसी क्षण एड्रियन के लिए दुनिया मानो धीमी पड़ गई। म्यूजिक, विस्पर्स, ग्लासेस की टकराहट, सब दूर चला गया। रिनेल ने हॉल में कदम रखा, और एड्रियन की सारी रिहर्स्ड कामनेस उसी पल बिखर गई। उसने अनगिनत बार उसे मानहवा पैनल्स में देखा था, लेकिन सामने की वास्तविकता उन ड्राइंग्स से कहीं अधिक थी। उसकी डीप क्रिम्सन गाउन शैंडलियर की रोशनी में हल्के से चमक रही थी। यहीं एड्रियन को पहली बड़ी भिन्नता दिखी। मनहवा में उसने ब्लू ड्रेस पहनी थी, प्रिंस का पसंदीदा रंग। लेकिन आज वह रेड में थी। रिनेल की आइसी ब्लू आइज हॉल को स्कैन करती हुई आखिर एड्रियन पर ठहर गईं, और वह एक पल को जमसी गई। फिर उसने नजर हटा ली। एड्रियन ने धीमे से सोचा, यह नया है। रिनेल ने बॉल में आने से पहले अपनी हैंडमेड के बार बार पूछने पर भी ब्लू गाउन छोड़कर रेड ड्रेस ही चुनी थी। हैंडमेड को यह बदलाव समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि ब्लू ड्रेस खास प्रिंस के लिए बनवाई गई थी। लेकिन रिनेल ने बस मुस्कुराकर कहा था, मुझे यही पसंद है, और अब बॉलरूम में आते ही उसकी नजर भीड़ में भटकती भटकती एड्रियन पर जा ठहरी थी। उसके ग्रे आइज में जो भावना थी, उसे रिनेल तुरंत पहचान गई। ऑब्सेशन इतना गहरा, इतना संपूर्ण कि उसने खुद को अनायास ही अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की। उसने तुरंत नजर हटा ली और एक कॉर्नर में जाकर रैंडम ड्रिंक उठा लिया। एक ही घूंट में उसने हल्की अल्कोहलिक ड्रिंक खत्म की,
ताकि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके। क्यों? उसने मन ही मन पूछा। एड्रियन की नज़र किसी साधारण आकर्षण की नहीं थी। वह वैसी थी जैसी उसने अपने पिछले जीवन में खुद के रिफ्लेक्शन में देखी थी, किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण की। यह बात उसे विचलित भी कर रही थी और अजीब तरह से अपनी ओर खींच भी रही थी। उसने तय किया कि वह यह रहस्य बाद में सुलझाएगी। फिलहाल उसके सामने एक और काम था, वही सीन जो उसके पिछले जीवन में उसकी बर्बादी की शुरुआत बना था। बॉलरूम में म्यूजिक बदली और नोबल्स डांस फ्लोर की ओर बढ़े। लूसियन बिल्कुल पहले की तरह नोएल के साथ नृत्य कर रहा था, लेकिन इस बार रिनेल के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। उसने उनके पास जाकर शांत स्वर में कहा, क्या शानदार नृत्य है, लेडी नोए। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने फियांसे को वापस लेना चाहूंगी। नोएल पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लूसियन ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। फिर उसकी निगाह रिनेल पर गई और उसके चेहरे पर घृणा उतर आई। तुमने शराब पी है? उसने पूछा। आसपास खड़े नोबल्स ने सटल रिएक्शंस दी। रिनेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर योर हाइनेस को चिंता है तो वह बस एक ड्रिंक थी, लेकिन लूसियन को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसके शब्द और कठोर होते गए। उसने आर्डेंट की यंग लेडी पर एरोगेंस, क्रूएल्टी, ऑब्सेशन और नोएल के मिसट्रीटमेंट के आरोप लगाए। रिनेल शांत रही और फिर सबके सामने उसने ऊंची आवाज में कहा, लेडी रिनेल आर्डेंट, यह एंगेजमेंट यहीं समाप्त की जाती है।